हेलो गाइस, क्या हाल है हम सभी के। तो दोस्तों, हम पहले डिस्कस कर चुके थे, है ना। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करा था, नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके थे। 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस क्या हैं, उनमें क्या क्या कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, कैसे कैसे हम उनको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जी हाँ। तो पहले मैं आपको एक हल्का सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था 1.1 में, है ना। उसके पहले हम क्या क्या कर चुके थे। तो सर, नंबर सिस्टम की हमने बात करी थी, है ना। नंबर सिस्टम में हमने कैटेगरीज बनाई थी। सबसे पहले हमने लिखा था नेचुरल नंबर्स को। सेकंड नंबर पर हमने कैटेगरी बनाई थी होल नंबर्स की। थर्ड पर हमने बनाई थी इंटीजर्स की। फोर्थ पर हम बना चुके थे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी, है ना। फिर हमने एक और कैटेगरी को अलग से स्टडी करा था जो थी इरेशनल। ठीक है सर, इतना सब हम पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। फिर हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें दो नंबर्स के बीच में कुछ गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को फाइंड करने की भी हमने ट्रिक देखी थी, उस पर भी बात करी थी। वो सब आपको याद होगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के साथ, है ना। एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों, इसमें ध्यान देना, मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ ले जाता हूँ। काफी ध्यान से पढ़ना इस चीज को। सो एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को ना, कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो अपने को बस ये बताना है कि सर ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना। कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं, अपने जो बेस है वो हम बना चुके हैं। तो इनको गेस करना, इनका आंसर देना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है सर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैं आपको ये पहले बता चुका था दोस्तों कि रियल नंबर होता क्या है, उस पर बात करते हैं कि सर रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मैंने आपको बताया था ना कि एक कलेक्शन होता है सर। किस चीज का कलेक्शन होता है? रेशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का, है ना। जब ये दोनों चीजें मिलके एक कलेक्शन बनाती है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? रियल नंबर का नाम देते हैं। मतलब कि अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो उसमें मेरे रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर ट्रू है। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो गाइस, इसको एक बार ढंग से देखते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या चीज है, क्या बोला गया है हमसे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर एक नंबर लाइन गिवन है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स भी एलोकेटेड होंगे, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसमें दे रखे होंगे। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, जो हम बात कर चुके थे इंटीजर्स में, है ना। तो उसने हमसे क्या बोला है कि नंबर लाइन पर क्या हर पॉइंट को मैं रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो सर, इसका आंसर जो है सिंपल सा है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जो भी मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे -2, -3, इन सब को रूट एम में रिप्रेजेंट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। क्लियर बात है। काफी सिंपल सी चीज थी, आपको समझ आई गई होगी। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सर, हमें अभी जस्ट हमने अभी बात करी थी इसके ऊपर कि रियल नंबर क्या होता है।
रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर, है ना। रियल नंबर के अंदर हमारी दोनों चीजें आती हैं, रेशनल भी आती हैं और इरेशनल भी आती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल हैं, तो ये चीज, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो थर्ड पार्ट हमारा यहां से फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या कंक्लूड करा कि फर्स्ट पार्ट जो था वो ट्रू था, सेकंड पार्ट फॉल्स था, थर्ड पार्ट भी फॉल्स था, है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि इसने हमसे पूछा क्या है ना। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। हमने ये पढ़ा था कि जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इरेशनल बोलते हैं, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे क्या हमने उनके एग्जांपल्स भी देखे थे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स आ रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या वो इरेशनल नंबर देगा। अगर नहीं देगा, अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसका एग्जाम्पल देना है, सर किस केस में ऐसा नहीं होगा। सही बात है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। हर एक पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है उसने, तो सर यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होगा। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया या 25 हो गया, अगर इनका मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरे को किसी भी हाल में एक इरेशनल नंबर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो सर आंसर मेरे पास 2 आएगा, 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर मेरे पास 3 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट करने पे आंसर मेरे पास 4 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट करने पे आंसर मेरे पास 5 आएगा। और ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको मैं बड़ी ही आसानी से p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 लगा के, है ना सर। काफी सिंपल सी चीज थी। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे दिए कि सर इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिस्ट में, उनका स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। क्लियर है सर, काफी आसान बात है। आइए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको ये शो करना है कि कैसे √5 की वैल्यू जो है हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है सर। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, इससे पहले हम एग्जाम्पल्स की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 में हमें यह सिखाया गया है कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, है ना। एग्जाम्पल 4 में भी देख लीजिए, एग्जाम्पल 4 में हमें क्या दिखाया गया है कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो ये बेस है ना। और जो एक्सरसाइज है उसमें हमसे √5 पूछा गया, तो हम बेसिक से चलते हुए चलते हैं ताकि कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े कोई भी ऐसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए, है ना, किसी भी स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए। तो सर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस चीज में यूज होता है वो है पाइथागोरस का, पाइथागोरस फॉर्मूला। क्लियर है सर। पाइथागोरस फॉर्मूला कैसे होता है और होता क्या है ये मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि उसमें ये वाला एंगल 90 है ना। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखिए, सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूस। क्लियर बात है। क्लियर बात है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला हमारा कहता क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना आप सब जानते होंगे, है ना। नहीं भी जानते होंगे तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। सही है। तो इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं।
पाइथागोरस फॉर्मूला कहता क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमको एक राइट ट्रायंगल दिया जाएगा। क्लियर बात है? डायग्राम थोड़ा रफ है, उस पर ध्यान मत देना, है ना, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, मैंने इसकी नेमिंग कर दी है ना। इस साइड, ये साइड मेरे को दिख रहा है कि सर सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी हाइपोटेनस ही होगी। इस साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इस साइड को बेस ले लेते हैं। तो यहां पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का इक्वल रहेगा, है ना। इसी कंसेप्ट पे जो है हमारा ये नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट का एलोकेशन काम करता है। एक बार नजर मारते हैं रूट टू पे कि क्या कंसेप्ट था। लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, है ना। तो देखिए यहां पे इसने क्या बनाया ना, यहां पे इसने एक ऐसी ट्राइंगल फॉर्म करा, देखना ध्यान से। ये इसने ट्राइंगल फॉर्म करा है, इतना पार्ट ओ बी ए, ये एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर रूट टू को दिखा पा रहे हैं नंबर लाइन पे। तो उसकी जो टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए क्वेश्चन में अपने से क्या बोला गया है कि सर लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सर जो भी नंबर, जिस भी स्क्वायर रूट को मेरे को रिप्रेजेंट करना है ना, उसके सबसे नियरेस्ट, जिस भी स्क्वायर रूट को मुझे रिप्रेजेंट करना है उसके सबसे नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर है, और वो क्या है, इस चीज पे मुझे ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पे। तो सर पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं। बन गई मेरी नंबर लाइन। इधर मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, उनकी मेरे को भी जरूरत है नहीं, तो मैं मार्किंग कर नहीं रहा हूं, है ना। तो दोस्तों इसमें हमें करना क्या है ना कि जैसे 1 यूनिट है, 0 से लेकर 1 के बीच की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस आपको 1 से लेकर 2 में भी रखनी है, उतनी डिस्टेंस आपको 2 से लेकर 3 में भी रखनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना स्केल में 1 सेंटीमीटर दे रखा है आप उतना ही मार्क करते चलो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आप इस डिस्टेंस को 1 इंच भी लेके चल सकते हो, आप इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर भी लेके चल सकते हो, 5 सेंटीमीटर भी लेके चल सकते हो। क्लियर है? बस आपको ऐसे लेके चलना है कि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, है ना, आपको नोट करने में, ऑब्जर्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर बात है? तो गाइस यहाँ पर हमको देखना, यहाँ पर अपने को रूट टू को एलोकेट करना है ना। रूट टू के नियरेस्ट, देखो टू के नियरेस्ट कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 के नियरेस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, रूट टू इज इक्वल्स टू, रूट के अंदर 1+1 कर देंगे। कोई दिक्कत है? किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट टू है, यहाँ पे 1+1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, है ना, तो वो भी रूट टू बन जाएगा। क्लियर? आसान सी बात है। अब रूट टू इज इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ आई? 1 का स्क्वायर 1 होता है, उधर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं रूट टू को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। अब सर पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? इफ ये मेरा हाइपोटेनस है, अगर ये मेरा हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? एक बार फिर से, अगर रूट टू मेरा हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? सर रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। इधर से स्क्वायर रूट हटा तो इधर से भी हम स्क्वायर रूट को हटा देंगे। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। या फिर हम इसको कैसे देख सकते हैं, रूट टू था, हमने क्या करा? कुछ भी नहीं सर, सीधा कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहां पर हाइपोटेनस दे रखा था,
और अपने को चाहिए क्या था, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए था, है ना। तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, रूट टू का स्क्वायर हुआ तो वो टू बन के सामने आया, इस चीज का स्क्वायर हुआ तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बन के सामने आया, है ना। तो हमको यहां से क्या चीज क्लियर हो गई कि सर अगर टू हाइपोटेनस का स्क्वायर है या अगर रूट टू हाइपोटेनस है तो फिर जो वन है वो परपेंडिकुलर है और ये वाला वन हमारा बेस है। क्लियर है, ठीक है। ये बातें सिर्फ दिमाग में रखने की हैं, ये सॉल्व करने की नहीं है, समझ रहे हो, ये सिर्फ कंसेप्ट है। तो क्या कि हमको पता लग गया सर हाइपोटेनस का स्क्वायर टू है, मतलब कि हाइपोटेनस कितना है, रूट टू। क्लियर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वन स्क्वायर, बेस का स्क्वायर है वन स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वन, बेस की वैल्यू है वन। क्लियर है, इस डेटा को ध्यान रखना है, सिर्फ सिर्फ इस डेटा को। हाइपोटेनस अपने को पता है, परपेंडिकुलर अपने को पता है, बेस अपने को पता है, क्या करना है, नंबर लाइन पे आके रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू वन और वन थी। क्लियर है, मैं क्या करता हूं, मैं बेस बनाता हूं। बेस क्या, बेस कितनी वैल्यू थी, वन यूनिट, तो जीरो से वन तक मैं ट्रैवल करा, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बना दिया बेस। सही बात है, अब जब बेस में बना चुका हूं तो मेरे को उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना होगा, और आप सभी को पता है कि जो बेस है परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्रीज पे होता है। क्लियर बात है, तो मैंने अब क्या करा, मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचना चालू करा। गाइस परपेंडिकुलर में खींचूंगा कितना, सेम वन यूनिट, है ना। ये वन यूनिट खींचा था तो बेस भी वन यूनिट खींचूंगा, क्यों, क्योंकि मैं नीचे वैल्यूज निकाल चुका हूं, परपेंडिकुलर भी वन है, बेस भी वन है। क्लियर सी बात है। तो फिर गाइस जब भी मैं इनको ज्वाइन करूंगा ना, देखो जब भी मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, ये अपने आप ही मेरे को हाइपोटेनस की वैल्यू दे देगा, रूट टू की वैल्यू दे देगा, है ना। क्योंकि ट्राइंगल की फॉर्मेशन, एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हमेशा पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है। तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज ऑलवेज रूट टू, है ना, रूट टू का स्क्वायर, सॉरी, देखते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू। सो यहां पर ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू टू हो गई, तो हाइपोटेनस की वैल्यू रूट टू। क्लियर है, अपने को करना क्या था, रूट टू ही तो रिप्रेजेंट करना था, है ना, रूट टू ही तो रिप्रेजेंट करना था। अब इसकी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, साइड्स की मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो सर परपेंडिकुलर था वन यूनिट, सॉरी बेस था वन यूनिट, परपेंडिकुलर हुआ वन यूनिट, जो हाइपोटेनस था वो हो गया रूट टू। क्लियर सी बात है, काफी आसान सी चीज थी, हमने कुछ भी नहीं करा। एक बार रिकैप लेके चलते हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि कौन से नंबर को हमें लाइन पर एलोकेट करना है। हमको ये दिखा कि रूट टू को एलोकेट करना था, रूट टू के सबसे नियरेस्ट हमने ये चेक किया कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वन था, तो हमने रूट टू को ब्रेक कर लिया रूट वन प्लस वन में, है ना। जहां से मुझे कंपेयर कर कर ये पता चल गया कि सर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो वन है, बेस की वैल्यू वन है, हाइपोटेनस की वैल्यू रूट टू है। तो सर मेरे को क्या करना था, मेरे को सिर्फ बेस बनाना था, फिर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना था, देखिए मुझे बेस बनाना था, फिर मुझे परपेंडिकुलर बनाना था, है ना। और उन दोनों को ज्वाइन करके हाइपोटेनस की लेंथ मेरे पास अपने आप ही आ जाती। ठीक है गाइस, तो क्या सीन है ना कि अब हमने यहाँ पर रूट टू तो दिखा दिया, उसकी लेंथ तो ड्रॉ कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको हम नंबर लाइन पर कैसे लाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है ना, अपने को कंपास उठाना होता है, कंपास की निडल रखनी होती है इस पॉइंट पर, ध्यान से देखना, कंपास की निडल रखनी होती है इस पॉइंट पर, है ना। हमें ये लेंथ ट्रैक करनी है जितनी लेंथ हाइपोटेनस की है, कंपास की निडल इस पॉइंट पे रखी, जो उसके साथ हमने पेंसिल अटैच करी है वो हमने इस पॉइंट पर रखी, तो जो कंपास का स्पैन है वो मेरा रूट टू का हो जाएगा। क्लियर है, कंपास का स्पैन जब मेरा रूट टू का हो गया तो मैं वहां से ऐसे सर्कल बनाता हुआ नीचे आऊंगा। क्लियर है, और जिस भी पॉइंट पे वो मेरा कट करेगा वही पॉइंट मेरा रूट टू की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, आसान सी बात है ना, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अभी फिर से एक, जैसे हमने रूट टू करा वैसे ही अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं, तब मेरा ख्याल है कि आपके जो सारे डाउट्स अभी आ रहे होंगे वो बिल्कुल ही गायब से हो जाएंगे, है ना।
तो सर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देखते हैं क्या था। लोकेट करना था अपने को सर √5 को ऑन किस चीज पे, नंबर लाइन पे। इतना फंडा क्लियर है अपना, है ना। नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, ऑब्वियसली नंबर लाइन। क्लियर है। नंबर लाइन बनी, उस पर हमने मार्किंग करी 0 1 2 3। नेगेटिव भी मार्क कर सकते हैं लेकिन अपने को जरूरत नहीं है नेगेटिव की, तो मैंने इसलिए मार्किंग करी नहीं है ना। अब गाइज ये देखो, हमको रिप्रेजेंट करना है √5 को, तो मेरे को क्या चेक करना है कि √5 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा पड़ता है। तो √5 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 4 पड़ता है। तो मेरे को √5 को ना ब्रेक करना है कुछ इस तरह की उसमें 4 आए, समझ रहे हो। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 पड़ता है, इसलिए मुझे √5 को यहाँ पर ब्रेक करना है कुछ इस तरह की उसमें 4 आए। कैसे, रूट मैंने लिख दिया, 5 आपको दिख रहा है, तो सर अगर मैं 4 लाने की कोशिश करूंगा तो उसके साथ 1 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो √5 इज इक्वल टू √4 + 1 हो गया। इतनी सी बात क्लियर है। काफी सिंपल से बता रहा हूं मैं, काफी आसानी से बता रहा हूं, ध्यान देते चलना, है ना। √5 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि 4 था। क्लियर बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको ना स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब स्क्वायर की फॉर्म में कैसे करेंगे भैया, तो ऐसे करेंगे, बताते हैं हम। देखो √5 था, रूट ये था, 4 किसका स्क्वायर है, इसलिए तुमने परफेक्ट स्क्वायर लिया है, 4 स्क्वायर है 2 का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस, और 1 तो सर सबका मालिक एक वो खुद का खुद ही है ना अपना ही स्क्वायर है वो। ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या पता लगता है कि, देखो यहां से मेरे को ये चीज पता लगती है कि हाइपोटेनस जो है वो √5 है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले करके देखा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करी थी तो फिर मेरे पास एक बड़ी मस्त सी चीज आ रही थी, क्या 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इस चीज का स्क्वायर 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो था, ये जो एक्सप्रेशन आया, किसकी तरह नजर आ रहा था सर, इसकी तरह नजर आ रहा था। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहां से मैंने कंक्लूड करा कि हाइपोटेनस जो था वो था √5। क्लियर है। हाइपोटेनस जो था वो √5 था, परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ऑब्वियस सी बात है 2 है ना। बेस जो है वो 1 है, भाई बेस स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 स्क्वायर है तो बेस की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है। तो मेरे को अब हाइपोटेनस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है और बेस मिल चुका है। अपने को कहाँ कूदना है सर, नंबर लाइन पे कूदना है। परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर मैंने देखा, है ना, बेस बनाते हैं पहले, बेस मैंने देखा कितना है, 1 है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पहले बना सकते हो। आप चाहे तो, आप अगर चाहते हो तो इस तरफ को आप परपेंडिकुलर भी बना सकते हो और इस तरफ को बेस भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरफ बेस बनाना चाहते हो और इधर परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो, दैट इज ऑल ओके। वो पूरा का पूरा जो मैटर है वो आपके ऊपर है ना। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जो बड़ी साइड है ना उसको मैं इस तरफ दिखाऊं, मैं ये प्रेफर करता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है ना। डेमोक्रेसी चल रही है गंदी वाली, तो बिल्कुल आपकी मर्जी है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे जो बड़ी साइड है उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, बड़ी साइड परपेंडिकुलर और बेस में से, है ना। हाइपोटेनस तो अपने को अपने आप मिलने वाला है भाई, क्यों मेहनत करनी है ना। तो मैंने देखा परपेंडिकुलर है 2 यूनिट, तो मैंने 2 यूनिट की रेखा यहाँ पर खींच दी। समझे भाई लोग, 2 यूनिट मैंने यहाँ पर खींच दी। अब जो मेरा बेस था, मेरा बेस कितना था, 1 यूनिट था, तो मैं 1 यूनिट ऊपर चला गया भाई, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब जब मैं 1 यूनिट ऊपर जा ही चुका हूं तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से, जीरो के पॉइंट से मैं इस पॉइंट को जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत का सामना भी तक करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं सर, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं मार्किंग कर दूंगा यहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट्स थी। तो मैंने पहले 2 यूनिट की लाइन खींची, फिर मैंने 1 यूनिट की लाइन खींची। जो मेरे को फाइनली आंसर मिला था वो मेरे को कितना मिला, जो मेरे को फाइनल आंसर मिला वो √5 ही मिलेगा। लिख के ले लो सर, चेक कर लो कैसे। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है सर, 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो हाइपोटेनस कितना आएगा लाला? √5। करा यही है तो आएगा यही है ना। तो ऐसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया √5 की वैल्यू को। अब भैया रिप्रेजेंट तो करा है लेकिन नंबर लाइन पे तो आया ही नहीं अभी। तो नंबर लाइन पे उसको लाने के लिए भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया था। तो जुगाड़ क्या, अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं है, सिर्फ कंपास उठाना है। कंपास उठाना है, निडल रखनी है ओरिजिन पे, जहां से सारी भसड़ को हमने स्टार्ट करा था, है ना। ओरिजिन पे रखी निडल, उसकी जो पेंसिल हमने अटैच करी है उसको रख देना है यहाँ पर। जो हाइपोटेनस है ना पूरा, उसके स्पैन को कवर करना है कंपास में, है ना। उसके स्पैन पर जैसे ही हम आ जाएंगे वहां से मेरे को सर्कुलरली नीचे आ जाना है। कैसे? यहां से सर्कल बनाते हुए नीचे आ जाना है। तो जिस भी पॉइंट पे ये लाए करेगा वही पॉइंट मेरा √5 होगा। लिख के ले लो, नहीं होगा तो 2,000 रुपये दूंगा क्योंकि तरीका यही है भाई, आएगा यही, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाती है। क्लियर है? 1.2 यहाँ से ओवर। तो 1.2 का हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं। श्रद्धांजलि लिखना नहीं आता मेरे को, तो श्रद्धांजलि दे दी भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 1.3 की तरफ।